नमस्कार। मैं कायनात परवीन और सबसे पहले तो आदरणीय डॉक्टर दीप्ति बंसल मैम को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज यहाँ उनके बारे में विचार रखते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है। उन्होंने न सिर्फ मुझे संगीत की शिक्षा दी है, बल्कि संगीत के प्रति मुझ में एक अविस्मरणीय स्नेह भी प्रतिष्ठित किया है। दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक के दौरान मेरा उनसे परिचय हुआ और जिस सादगी और सुंदरता से उन्होंने सुरों को मेरे अंदर स्थापित किया, उससे निरंतर संगीत के प्रति मेरा प्रेम बढ़ता ही गया। मुझे आज भी याद है जिस मेहनत और तल्लीनता से उन्होंने ध्रुपद गायकी और ख्याल गायकी से हम लोगों को अवगत कराया, उससे न सिर्फ फाइनल ईयर में मैं प्रथम स्थान प्राप्त किया मैंने पूरे संगीत विभाग में, बल्कि आगे संगीत में अध्ययन करने और संगीत शिक्षिका बनने के प्रति मेरा जो रुझान और रुचि रही, उसका श्रेय भी मैम को ही जाता है। वह बेहद ही सरल स्वभाव और उत्कृष्ट गायकी के लिए जानी जाती हैं और ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि जब भी वह ख़ास तौर पर ठुमरी और दादरा प्रस्तुत करती हैं तो वहाँ मौजूद सभी श्रोतागण मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि आज उनकी छात्रा रहकर मुझे बेहद खुशी है और वह ना सिर्फ मेरी संगीत गुरु, बल्कि मैं ये कहूँगी कि साक्षात सरस्वती का रूप मैं उन्हें मानती हूँ। उसके समान ही उनका सम्मान करती हूँ और वह इस प्रकार ही दीर्घायु को प्राप्त करें, स्वस्थ रहें, खुश रहें और हम सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें। नमस्कार। डॉक्टर दीप्ति बंसल जी का नाम लेते ही मुझे अपने कॉलेज के दिन याद आते हैं, जहाँ मैंने सबसे पहले संगीत विभाग में दीप्ति दी के दर्शन किए थे सबसे पहले, और एक बहुत शांत और सौम्य पर्सनालिटी ने मुझे अपनी ओर आकर्षित किया। मैं क्योंकि दौलत राम कॉलेज की ही विद्यार्थी रही हूँ, तो विद्यार्थी जीवन में जब भी मैं म्यूज़िक डिपार्टमेंट में अपना अभ्यास करती थी, क्योंकि मैं ऑनर्स की स्टूडेंट थी, तो मेरी क्लासेस जो हैं संगीत की दौलत राम कॉलेज में नहीं होती थी, लेकिन मैं फ्री पीरियड में संगीत विभाग में जो है अपना रियाज़ करती थी। तो मुझे आज भी याद है कि मुझे समय समय पर दीदी बहुत गाइड करती थी। राग जय जयवंती में जब भी गाती हूँ तो मुझे हमेशा दीदी का स्मरण आता है कि उन्होंने मुझे उस समय बताया था कि देखो सरिता, ये स्वर संगतियों का प्रयोग करो, इस प्रकार से गाओ। तो आज भी मैं उनको बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैंने डायरेक्टली उनसे शिक्षा तो नहीं ली, लेकिन मेरे लिए वो गुरु तुल्य हैं। और जहाँ तक मैं जानती हूँ कि वो एक प्राध्यापिका होने के साथ साथ एक बहुत अच्छी कलाकार भी हैं। उपशास्त्रीय संगीत में उनकी एक अच्छी खासी पकड़ है और वो उपशास्त्रीय संगीत की एक महान विदुषी श्रीमती सविता देवी जी की शागिर्द हैं, और उनसे जो एक परंपरागत उन्होंने जो बनारस घराने के उपशास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली है, उसको वो आज जो है उसका प्रचार प्रसार कर रही हैं और एक बहुत अच्छे तरीके से जो है इस कला को जो है आगे बढ़ाने में कार्यरत है। एक बहुत अच्छी गायिका हैं। तो मुझे लगता है कि ये कॉम्बिनेशन जो है वो आज के समय में बहुत कम मिलता है, कि जहाँ पर एक अच्छी शिक्षिका होने के साथ साथ एक अच्छी गायिका, प्रोफेशनल सिंगर जिसे कहा जाए परफॉर्मिंग आर्ट्स के क्षेत्र में, तो ये कम मिलता है। तो मुझे लगता है कि दीदी ने दोनों पक्ष बहुत सुंदर तरीके से संभाले हैं। और दीदी ये चाहूँगी कि हम जो आपके स्टूडेंट रहे हैं, हम जो आपको देखते हुए हम बड़े हुए हैं, तो आप हमारे को जिस प्रकार का मार्गदर्शन देती हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मैं डॉक्टर पूनम लखनपाल, एसोसिएट प्रोफेसर एंड हेड संस्कृत डिपार्टमेंट,
संयोजयित्री व्यास समारोह चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, डॉक्टर दीप्ति बंसल, एसोसिएट प्रोफेसर दौलत राम कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी दिल्ली, ऑल इंडिया रेडियो की प्रतिष्ठित शास्त्रीय संगीत कलाकार डॉक्टर दीप्ति बंसल के विषय में कुछ कहना चाहूंगी। ठुमरी विशेषज्ञा सिद्धेश्वरी देवी की पट्ट शिष्या विदुषी सविता देवी की शिष्या, बनारस घराने की संगीत परंपरा में पुष्पित पल्लवित, मेरठ में शिक्षित डॉक्टर दीप्ति बंसल अपनी गुणवत्ता में निखार लाती हुई विगत 25 वर्षों से अधिक अवधि से चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में आयोजित होने वाले लब्ध प्रतिष्ठ व्यास समारोह में अपने शास्त्रीय संगीत के माध्यम से संस्कृत पौराणिक गीत, स्तोत्र, मंत्र आदि को प्रस्तुत करती रही हैं और उस कार्यक्रम का एक अभिन्न भाग बनती रही हैं। आपका व्यक्तित्व आपके संगीत के समान ही मधुर, सहज, सरल है। मैं सदैव उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ और उनका यह मधुर शास्त्रीय संगीत सभी के मन मस्तिष्क में गुंजारित होता रहे, सभी को कर्णप्रिय रसास्वादन कराता रहे, ऐसी मेरी मंगल कामना है। नमस्कार, मैं रीना जोशी, कलाकार से कलाकार के ग्रुप में और संस्था में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज ये बहुत खुशी की बात है कि इसी श्रृंखला को हमने आगे बढ़ाते हुए आज डॉक्टर दीप्ति बंसल जी का व्याख्यान रखा हुआ है, उनका इंटरव्यू रखा हुआ है। तो इस साक्षात्कार श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं डॉक्टर दीप्ति बंसल जी और हमारे साथ रहे बंदोपाध्याय जी दोनों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो ये बहुत खुशी की बात है कि मैं और मुझे और बंदोपाध्याय जी को सौभाग्य मिला है कि आज हम दीप्ति जी का साक्षात्कार ले सके, उनके कुछ जो भी भावुक क्षण है, जो कुछ भी है वो हम समझ सके, जान सके। जी धन्यवाद। जी धन्यवाद। जी धन्यवाद वीना जी। कलाकार के लिए कलाकार समूह के जो नाद संवाद श्रृंखला के अंतर्गत हम वार्तालाप की जो श्रृंखला आरंभ की है हम लोगों ने, तो उसके तहत आज हम लोगों के साथ है दिल्ली के विश्वविद्यालय के प्रख्यात गायिका डॉक्टर दीप्ति बंसल जी। मैं स्वागत करता हूं उनको, मैडम को। मैडम नमस्ते, स्वागत है। तो हमारे जो वार्तालाप की प्रक्रिया है उसको आरंभ करते हुए, और मैं क्योंकि कलाकार के लिए कलाकार समूह के बारे में मैंने पहले भी कह चुका हूं और फिर थोड़ा सा मैं एक ब्रीफ देना चाहूंगा कि क्योंकि ये एक समूह ऐसा है कि हम सभी कलाकार एक साथ आगे बढ़े और सभी लोग एक साथ एकजुट होकर काम करें, ये मेरा मुख्य ध्येय है। तो और ज्यादा समय इस पे मैं नहीं गवाऊंगा, तो मैं सीधे वार्तालाप की ओर आगे बढ़ता हूँ। तो मैडम दीप्ति मैडम से मेरा पहला प्रश्न है, अनुरोध है कि वो सांगीतिक फील्ड में, सांगीतिक जगत में कब से आई, पदार्पण कब से हुआ और अब तक का सफर उनका कैसा रहा, इस विषय में कुछ प्रकाश डालें। जी जरूर। सबसे पहले तो मैं कलाकार के लिए कलाकार संस्था का धन्यवाद करना, उन्होंने इस प्रकार की की है जिसमें जान सकते हैं और उनका संग ही रहते हैं। मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि संगीत से संबंध मेरा बचपन से रहा। मैं केवल 9 वर्ष की थी जब से मैंने विधिवत संगीत सीखना शुरू किया। जी। मेरी माता को इसका श्रेय है कि उन्होंने मुझे इस तरफ संगीत की ओर
मेरा ध्यान दिया। मुझे जी बचपन से ही शौक था थोड़ा बहुत गाने बजाने का। उस समय तो आप सोच सकते हैं कि 9 वर्ष की आयु में हम लोग फिल्म के सॉन्ग्स और इधर उधर के सॉन्ग सुन के उसको कॉपी करके गाते रहते थे। जी तो मेरा जो ये सांगीतिक रुझान देखते हुए उन्होंने मेरी शिक्षा प्रारंभ की और सर्वप्रथम मैंने मेरठ के किराना घराना के डॉक्टर प्रेम प्रकाश जौहरी जी से संगीत सीखना किया। तो ये शिक्षा चलती रही और जब मैं हाई स्कूल में आई तो मैंने इसे एक विषय के रूप में भी ले लिया। जी तो उस साथ साथ क्या हुआ कि एक विषय के रूप में मैंने 10th में 12th में सब संगीत से किया, फिर बीए में भी और अल्टीमेटली एमए म्यूजिक किया, उसके बाद पीएचडी। तो जी ये सिलसिला से चलता आ रहा है और मैंने इसी बीच में जब मैं कॉलेज लेवल पे आई तो मेरठ की ही डॉक्टर सुनीता सक्सेना जी थी, उनसे मैंने ठुमरी आरंभ की जी और जब मैं एमए कर चुकी उसके बाद 1985 में मैंने विदुषी सविता देवी जी से संगीत सीखना आरंभ किया। उनकी वाह मैं घंटाबद्ध शिष्या बनी। वाह बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया, बहुत आनंद आया ये सुनकर आपकी संगीत यात्रा का थोड़ा सा जो भी आपने वृत्तांत बताया है। जैसे कि आपने बहुत बड़े बड़े गुरुजनों से सीखा है, तो आपके जो मुख्य जो गुरुजी थे उनके बारे में थोड़े से कुछ संस्मरण, कुछ ऐसे क्षण जो आप हमसे शेयर करना चाहती हैं, थोड़ा सा हमें बताइए इसके बारे अ, देखिए जब हम बचपन में जब मैंने सीखना शुरू किया तो बच्चों को आप देखेंगे कि थोड़ा सा लाइट म्यूजिक में ज्यादा रुझान रहता है, वो चीजें बिल्कुल ज्यादा सही अच्छी लगती। जी तो गुरुजी जब सिखाना शुरू करते थे, रागदारी मैंने शुरू की तो शुरू शुरू में थोड़ा सा उकताहट भी हो जाती थी कि गुरुजी कह रहे हैं कि भाई रियाज किया करिए। तो जी जी हमको जी लगता था कि ये तो ताने वाने इतनी बार हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हमको थोड़ा सा दिक्कत होगी। एक छोटे जी बच्चे की मन की भावना बता रही जी हूँ। तो फिर भी हम उसको करते रहे और उन्होंने कुछ चीजें ऐसी बताई। उन्होंने कहा कि आप जो है शुरू से ही उन्होंने ऐसी आदत हमें डाली कि उनका कि तान जो है 2 बार कहने से नहीं आती। जैसे आजकल हम अपने शिष्यों को सिखाते हैं स्कूल कॉलेज में, तो उनको हम ताने सिखाते हैं, वो 1-2 बार गा के चुप हो जाते हैं कि बस हो गया तान। तो मेरे गुरुजी ने में। मुझे कहा एक माचिस की डिब्बी लो, उसमें छोटे छोटे काले चने वो आप रखिए जी और आप एक को प्रैक्टिस करिए, उसमें 20, 25, 50 जितने भी आ जाए वो रखिए। और जैसे आपने एक बार तान गई तो आपने वो एक चना उठा के अलग रख दिए। तो इस तरह से उन्होंने ये जो हमें सूत्र दिए कि किस जी तरह से उसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बोर भी ना हो जाए, तो वो एक खेल भी हो गया साथ में कि इस तरह से आप तानों का रियाज करें। जी तो आपकी ताने पक्की। ये मुझे एक बचपन की घटना याद आ गई तो मैं आपसे ये शेयर कर रही हूँ। जी तो ये मेरे प्रथम गुरु डॉक्टर प्रेम प्रकाश जौहरी जी, उन्होंने मुझे ये चीज सिखाई थी। जी और जब मैंने ठुमरी और ख्याल में इमोशंस जो है वो ज्यादा होने चाहिए, प्रकृति की एक शैली है, तो ये चीज उन्होंने मुझे बताई। और फिर मैंने जब सविता जी से विधिवत शिक्षा लेनी प्रारंभ की तब जी धीरे धीरे मालूम चला कि ठुमरी में कितनी बारीकियां हैं। जी पूरब अंग की गायकी और पंजाब अंग की गायकी में क्या अंतर है। वो पूरब अंग की गायकी की विदुषी थी और उन्होंने धीरे धीरे विधिवत बहुत आसान तरीके से हमें सिखाना आरंभ किया।
और सबसे पहले उन्होंने कहा कि आप ताल पे और जो बंदिश है उस पर ध्यान दें कि बंदिश जो है ताल में कैसे बैठेगी, और छोटे छोटे बोल बनाइए ताकि आप उन बोलों को बना के दोबारा मुखड़े पर आ सकें। जी क्योंकि ठुमरी गायकी कोई बहुत आसान की नहीं है, उसके लिए नहीं, आपको बिल्कुल बैकग्राउंड भी बिल्कुल। जरूरी है, आपको जी रागदान भी जरूरी है, और उसमें आप क्योंकि कुछ भी बंधा हुआ नहीं है, आपको अपनी कल्पना से उसको सजाना है। तो कल्पना से आप बोल बनाव करेंगे, पहले स्वरों को संजोएंगे, फिर उसमें बोल डालेंगे और तब उसको प्रस्तुत करेंगे। तो ये उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से हमें सिखाया, और उनकी एक बहुत अच्छी खासियत ये थी कि उनके पास शिष्य आता था, उसकी प्रतिभा और उसकी काबिलियत के अनुसार वो जी उसको जिस तरह से उसे समझ में आए उस तरह से वो सिखाती थी। जी जी मैम, आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, अभी आई हाँ है ये। हाँ जी, नेटवर्क की अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। तो मैडम, हाँ जी, कोई बात नहीं। एक चीज ये पूछना चाह रहा था मैं आपसे, क्योंकि आपके पास संस्थागत शिक्षा का भी अनुभव है, बहुत दिन का आप कार्यरत हैं, और दूसरी तरफ आप गुरुमुखी विद्या से भी आप वाकिफ, आपके पास दोनों तरह तरह की विद्याएं। तो ये मन में आता है, या कई लोग पूछते हैं, क्या संस्थागत शिक्षा और गुरुमुखी शिक्षा, तो इन दोनों में सामंजस्य कैसे बैठाया जा सकता है? और दूसरा प्रश्न है कि क्या कलाकार बनने के लिए संस्थागत शिक्षा के माध्यम से हम कलाकार बन सकते हैं क्या? आप अपने अनुभूति से बताइए, जो कुछ भी आप फील करती है इस विषय। कि संस्थागत शिक्षा भी प्राप्त की है और गुरुजनों से अलग से भी सीखा है। तो जिनसे मैं विधिवत शिक्षा ले रही थी, जी वही लोग मेरठ में जिनसे मैंने शिक्षा ली, वही लोग मेरे कॉलेज में गुरु भी थे। तो जी ये मेरे लिए एक डबल बेनिफिट आप कह सकते हैं कि हो गया कि मुझे उन्हें उनसे दो तरफा शिक्षा मिलती रही। जहां तक संस्थागत शिक्षा का सवाल है, मैं उसमें ये कहना चाहूंगी कि जो भी बच्चे संस्थाओं में शिक्षा लेने आते हैं, यह आवश्यक नहीं कि उनके परिवार में या उनका कोई बैकग्राउंड हो म्यूजिक का। जी वो क्योंकि शौक होता है, वो उसे एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ना चाहते हैं, इसलिए वो स्कूल कॉलेज में उसे अपनाते हैं या थोड़ा बहुत भी उन्हें रुझान। तो संस्थागत शिक्षा से हमें ये ज्ञान तो मिलता है कि संगीत कैसे रागदारी है, उसका शास्त्र क्या है, इन सब के बारे में हमें संस्थागत शिक्षा से अगर केवल संस्थागत शिक्षा लें और आगे टीचिंग लाइन में हो या फिर विश्वविद्यालयों में और कॉलेजों में हम शिक्षक बने, ये तो हम बन सकते हैं। मगर जहां कलाकारी का सवाल है, कलाकारी में आपको एक विशिष्ट प्रकार का, जिसे कहते हैं कि आपको गले की तैयारी और प्रस्तुति का ढंग, ये सब जी सीखना हो, जी जो बिल्कुल। कि ताल
संस्थागत शिक्षा में उतना उपलब्ध नहीं है। जी तो ये मैं नहीं कहती कि बिल्कुल संस्थागत शिक्षा से हम करके हम कलाकार नहीं बन सकते, क्योंकि बहुत से ऐसे कलाकार हैं, परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हैं, जो कि शिक्षक भी हैं स्कूल जी कॉलेजों में। जी तो जब वो सिखाएंगे अपने स्टूडेंट्स को, तो वो ऑब्वियसली वो अपनी गायकी भी उन्हें सिखाएंगे। लेकिन एक एस्टैब्लिश्ड परफॉर्मिंग आर्टिस्ट अगर आप बनना चाहते हैं, तो थोड़ा आपको स्वयं भी उसमें अधिक ध्यान देना पड़ेगा। और अगर आप किसी ऐसे गुरु से सीखते हैं जो कि परंपरागत हैं, या किसी घराने से संबंधित हैं, या किसी पर्टिकुलर गायकी विशेष के ज्ञाता हैं, जी उनसे जब आप सीना बसीना तालीम लेंगे, सामने आमने बैठकर जी जो तालीम ली जाती है, उसको फिर बुना जाता है अपने अपने तहत भी आप प्रयास करते हैं, तो उससे जो आपका नॉलेज आ जाता है। तो संस्थागत शिक्षा एक व्यापक तौर पे जब हम फैलाव करना चाहते हैं संगीत का, तो उसके लिए बहुत जरूरी है। जैसे जी कि भातखंडे जी ने ये स्टार्ट किया था स्कूल्स वगैरह में, और आज भी आप देखते होंगे कि भातखंडे जी की ही जो बंदिशें हैं वो अक्सर स्कूल कॉलेजों में जी जी सिखाई जाती हैं, कि जी उनको पॉपुलर हो गई, और उससे किसी भी बच्चे को ये भान हो जाता है कि भाई ये इस राग में ये स्वर हैं। वो बंदिशें इतनी सुंदर और अच्छी उन्होंने बनाई हुई। जी तो मैं कहना चाहूंगी कि दोनों ही चीज साथ साथ चलें, वो भी बहुत अच्छा है। और अगर कई बार ऐसा भी होता है, कोई व्यक्ति जिसने स्कूल कॉलेज में एज अ सब्जेक्ट म्यूजिक ना पढ़ा हो, मगर बचपन से ही जी की शिक्षा किसी घरानेदार उस्ताद या उस तरह से आपने ली हो, तो वो सीधा उसका जो फोकस होता है, तो ये जो चुनाव है, ये व्यक्ति खुद कर सकता है कि मुझे परफॉर्मिंग आर्टिस्ट बनना है, या मुझे शिक्षा के क्षेत्र में जाके अपना कंट्रीब्यूशन जी जी देना है। तो ये मेरे विचार हैं। जी जी मैडम। वीणा जी। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी, बहुत गूढ़ बातें आपने हमें बताई हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही आनंद महसूस हो रहा है। मैं दीप्ति जी से थोड़ा सा अनुरोध करूंगी कि इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए थोड़ा सा अगर आप गुनगुना सके हम सबके लिए, हम दर्शकों के लिए, बहुत ही अच्छा रहे थोड़ा सा। आपके पास उपशास्त्रीय संगीत की बहुत, आप ज्ञानी हैं, तो हाँ, थोड़ा सा कुछ दो लाइन मैं थोड़ा उपशास्त्रीय। सा एक मैं आपको पहले एक बंदिश सुनाती हूँ, जो मेरे गुरु जी की रचना है, डॉक्टर प्रेम प्रकाश जौहरी जी। वो मनहर संगीत के नाम से, मनहर के नाम से, उपनाम से जी रचनाएं किया करते थे। और जी उनकी जो ख्याल ने अनेकों बंदिशें रची। मैंने उनकी कुछ बंदिशें अब एक पुस्तक के रूप में भी प्रकाशित की हैं, जो मनहर संगीत के नाम से मैंने पुस्तक लिखी है, उसमें उन्हीं की रचनाएं मैंने प्रकाशित की हैं। तो उनकी रचनाएं इस तरह की होती थी कि वो शिष्यों के लिए, शिष्याओं के लिए बहुत सरल भी होती थी, सुंदर भी होती थी, और उनमें सौंदर्य भी होता। तो जैसे हम सबसे पहले यमन राग सीखते हैं जनरली सब जगह, तो यमन की एक, उनकी ही एक रचना मैं थोड़ी सी सुनाना चाहूंगी। जी जरूर।
देवो दरसवा अब मोरे श्याम देवो दरसवा अब मोरे श्याम तोरे बिना कल नाही आवे देवो दरसवा अब मोरे श्याम देवो दरसवा अब मोरे श्याम देवो दरसवा अब मोरे श्याम तोरे बिना कल नाही आवे देवो दरसवा अब मोरे श्याम मन लागे लागे तोरे बिना मन लागे लागे तोरे बिना घर आंगना मोहे नाही भावे देवो दरसवा अब मोरे श्याम देवो दरसवा अब मोरे श्याम देवो दरसवा अब मोरे श्याम देवो दरसवा। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। मैडम, क्योंकि आप पूर्व की ठुमरी के आप ज्ञाता हैं, तो 2 लाइन सिर्फ पूर्व की कोई ठुमरी अगर आप गुनगुना दे, बहुत आनंद आ जाएगा। बिल्कुल 2 लाइन। बिल्कुल। ये बहुत पुरानी ठुमरी है, बहुत प्रचलित ठुमरी, गौहर जान की बनाई गई ठुमरी है। आजा सांवरिया तुहे गरबा लगा लूं, पहली जी रात जी, में वाह वाह जी। आजा सवरिया तो है गरबा लगा लूं, वाह वाह भरे तोरे वाह। सवरिया सवरिया रस भरे तो वाह, क्या बात। आजा सवरिया आजा सवरिया तो करवा लगा लूं, रस ये भरे क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पूरा माहौल बन गया, जैसे ठुमरी में हो गया पूरा। जी जी। तो बहुत ही अच्छे आपकी जो मंतव्य है, आपकी जो मूल बातें हैं, बहुत ही आनंद दे रही हैं हम सबको। मैं बस एक वर्तमान श्रेणी में प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि जो वर्तमान में जो हमारे आज के जो युवा हैं, उनको किस तरह से शास्त्रीय संगीत की और ये मतलब जो भी हमारा पक्ष है उसको किस तरह से उसके लिए प्रेरित किया जाए और किस तरह से, क्योंकि जैसे कि भारतवर्ष की हमारी जो परंपरा है वो शास्त्रीय संगीत ही है, लेकिन वर्तमान में थोड़ा सा इसका उद्देश्य भटक गया है। ये युवा पीढ़ी को शायद उतना अच्छा मार्गदर्शन नहीं मिलता है। तो इसी श्रृंखला में आप बताइए किस तरह से हम मतलब शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय परंपरा को आगे बढ़ा के हमारे भारतवर्ष को थोड़ा सा वापस उस पुरानी पद्धति की ओर ले जा सके। थोड़े से इसके बारे में बताइए थोड़ा सा। जी। इसमें मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी संस्कार
जो हम बच्चों को देते हैं बचपन से, वो आगे तक दूर तलक जाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो हमारी अपनी धरोहर है शास्त्रीय संगीत की, उसे हमें शिक्षा के क्षेत्र में आरंभ से ही शुरू करना चाहिए। जब बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है, हमें तभी से उसको थोड़ा सा स्वरों के बारे में और स्वरों को कैसे लगाना है, शास्त्रीय संगीत के बारे में कि वो क्या है, संगीत के बारे में कि वो कहाँ से उपजा, कैसे आगे बढ़ा, उसके बारे में हमें बचपन से थोड़ा सा उन्हें बताना चाहिए। और जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, जब बच्चा थोड़ा सा लायक हो जाए, जैसे आप 6-7 साल के उम्र होती है, उसमें वो लोग ग्रहणशील हो जाते हैं। तो अगर हम उसी समय से उनको जैसे छोटी छोटी बंदिशें सिखा के, और रागों की बंदिशें वो सिखा के उन्हें रागों का ज्ञान दें, या जो जिनका रुझान जो है वाद्यों पर है, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक पर है, तो गायन में नहीं है तो इंस्ट्रूमेंटल पर उनको संगीत से वाकिफ कराया जाए, तो उनका जो ये संस्कार है वो आगे बढ़ता रहेगा। और जब वो ऐसी उम्र में आते हैं, जब हम हाई स्कूल और 12th करते हैं, तब भी हम सब्जेक्ट्स चूज करते हैं कि हमें आगे क्या ले जाना है, तो तब तक उनका बैकग्राउंड इतना तैयार हो जाएगा कि वो आगे निश्चित कर पाएंगे कि उन्हें संगीत को एज अ सब्जेक्ट आगे बढ़ाना है या कुछ और विषय में करना है। और अगर संगीत को आगे नहीं भी करना है, तो उनको एक संस्कार संगीत का मिल चुका होगा कि वो जितने भी हमारे शास्त्रीय संगीत के या कैसे भी कार्यक्रम हैं, उनकी ओर उनकी रुचि रहेगी। अभी आजकल युवा वर्ग ऐसा नहीं है कि शास्त्रीय संगीत नहीं अपना रहा है। बहुत से बच्चे, बहुत से जो युवा, वो शास्त्रीय संगीत को स्कूल कॉलेजों में ये भी एज अ सब्जेक्ट ले रहे हैं, और अलग से भी जो गुरुजन हैं उनसे भी शिक्षा कई बार लेते हैं। मगर जो सोसाइटी में चल रहा होता है, उसका प्रभाव अवश्य युवाओं पर पड़ता है। तो उनका जो रुझान है, कई बार ये एक्सपेरिमेंटल म्यूजिक करने पर या लाइट की तरफ जाने पर वो भी आ जाता है। उसमें भी कोई बुराई, लेकिन हम अगर अपनी धरोहर को भी समझें, उसे संजो कर रखें, और हम कोई भी युवा ये ना कहे कि ये तो क्लासिकल है, हमें समझ में नहीं आ रहा, या ये हमारे मतलब का संगीत नहीं है, हमें तो लाइट म्यूजिक चाहिए या हमें पॉप चाहिए। ऐसा ना हो, वो संगीत को संगीत की दृष्टि से देखें, जी उसमें शास्त्र का क्या महत्व है, और ये अवश्य जाने कि जितना भी संगीत निकला है वो शास्त्रीय संगीत से ही निकला है, वो 7 स्वरों से ही निकला है। उस सरिता को अब हम आगे शास्त्रीय संगीत की तरफ ले जाना चाहें, उपशास्त्रीय संगीत की तरफ ले जाना चाहें, या सुगम संगीत की तरफ ले जाना चाहें, या फिर हम पॉप की तरफ ले जाना चाहें, सभी ये सब दिशाएं हैं। कोई इन दिशाओं में हम जा सकते हैं, मगर संगीत का किसी भी दिशा में हम जाएं, संगीत का जो मेन स्वरूप है, जो उसकी मेलोडी है, जो हारमोनी है, बस उसका नुकसान नहीं होना चाहिए। ये मेरा युवाओं से निवेदन भी है। उनको एक आप कहना चाहिए कि मेरी तरफ से एक एडवाइस भी है कि आप सब जी प्रकार को परखिए, एक्सपेरिमेंट्स भी कीजिए, मगर अपने शास्त्र को, जिस प्रकार हमें अपने घर को, अपने पेरेंट्स को नहीं भूलना चाहिए, उसी तरह हमें अपने शास्त्रीय संगीत को, जो बेसिक है हमारा, जिससे जी हमारी संस्कृति, भारतवर्ष की संस्कृति जुड़ी हुई है, उसे नहीं भूलना चाहिए, और उसे थोड़ा साथ में लेकर चलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैडम, चूंकि हम लोग कलाकार के लिए कलाकार समूह के जो परिवार हम लोग कहते हैं कि इस परिवार के हम सदस्य हैं हम सभी, तो इस परिवार का जो मुख्य ध्येय है, क्योंकि हम उस ध्येय को लेके आगे बढ़ रहे हैं कि सभी कलाकार, कोई ऊंचा नहीं कोई नीचा नहीं, हम सभी एक हैं और हम सभी साथ लेके हम आगे चल रहे हैं और चलेंगे। तो कुछ मार्गदर्शन हमें करें कि क्या चीज हम अपनाएं, कौन सी नीति हम अपनाएं, ताकि
इस परिवार में हम आगे जल्दी से जल्दी हम आगे बढ़ सके और सबकी मदद कर सके। तो कुछ आप मार्गदर्शन करें। जी देखिए, जो ये एक संस्था आपने आरंभ की है, बहुत जी अच्छे ध्येय के साथ की है कि कलाकार परस्पर एक दूसरे का सम्मान करें, की कला का सम्मान करें। जी ये बहुत आवश्यक है किसी भी कलाकार के लिए, उसके प्रोत्साहन के लिए भी, और उसे आगे बढ़ाने के लिए कि वो अपनी कला को और कैसे निखार सकता है। जी तो ये एक जिसे कहते हैं एनकरेजमेंट, किसी भी स्टेज पे बहुत जरूरी होता है। मैं ये कहना चाहूंगी कि कोई भी कलाकार, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, युवा हो, सभी कलाकारों की कला एक प्रकार के पुष्प के समान है। हर कलाकार एक पुष्प है, और जी पुष्प से ही बगिया बनती है। और किसी भी बगिया में तरह तरह के पुष्प हो सकते हैं। कोई जी गुलाब होगा, कोई चमेली, कोई चंपा, तरह बिल्कुल। तरह के भिन्न प्रकार के पुष्प होंगे, और सबकी अपनी भीनी खुशबू होगी। जी तो हर कलाकार की कला जो है इसी प्रकार है। उसका जो व्यक्तित्व है, उसकी जो प्रतिभा है, उसी से वो अपनी कला को निखारता है, और उसे आगे बढ़ाता है, और समाज में अपनी कला के द्वारा कुछ कंट्रीब्यूशन देता है। तो ये जो संस्था है, ये इसी ध्येय को लेके चली है कि कलाकार किसी भी स्तर का हो, वो अपनी कला में क्या निखार ला रहा है, कैसे उसे प्रस्तुत कर रहा है, और क्या वो कंट्रीब्यूट कर सकता है समाज में। इसके लिए हम इसे एक प्रकार से कहेंगे मंच प्रदान कर रहे हैं, या अभिव्यक्ति का स्थान दे रहे हैं। जी तो ये अभिव्यक्ति परफॉर्मेंस के रूप में भी हो सकती है, एक लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन के रूप में भी हो सकती है, और एक विचार गोष्ठी के रूप में भी हो सकती है, और तरह तरह की जिसे कहना चाहिए कि एक वर्कशॉप के रूप में भी हो सकती है। तो इसी तरह से कलाकार अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता है समाज को, कलाकार के लिए, कलाकार संस्था के थ्रू। तो वो किसी भी रूप को अपना सकते हैं। और आपने जैसे अभी तो हम देख ही रहे हैं, जब से मैं जुड़ी हूँ कलाकार के लिए, कलाकार से, कि निरंतर हर रविवार को एक गोष्ठी होती है, कलाकार अपनी प्रस्तुति देते हैं। जी और आपने ये एक अब नई नाद संवाद की ये सीरीज भी स्टार्ट की है। जी इससे क्या है कि इसमें प्रस्तुतिकरण जो दे रहा है कलाकार, उसका जीवन कैसा रहा है, जी उसने अपने जीवन में क्या पाया, कैसे आगे बढ़ा, क्या स्ट्रगल्स की, ये जब दुनिया के सामने आएगा, तो जो नए लोग हैं, युवा पीढ़ी है, अगर वो भी इस प्रकार की चीजों को से पूछ रहे हैं या सोच रहे हैं कि हम कैसे आगे बढ़ें, तो इस प्रकार के वार्तालाप से भी उन्हें बहुत लाभ होगा। तो आप जिस भी ध्येय को आगे लेकर चल रहे हैं, उसको लेकर चलते रहें। मेरे अंदर एक बहुत बड़ी जिज्ञासा है दीप्ति जी कि किस तरह से आपको ये प्रेरणा हुई कि आपको एक कलाकार ही बनना है, और थोड़ी सी अपने जो परफॉर्मेंस के बारे में जो आपने श्रृंखला की शुरुआत की, क्योंकि हम सभी जानते हैं आप बहुत अच्छे परफॉर्मर है, कई बड़े बड़े स्टेज पे आपने परफॉर्म किया है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी जरूर। जब मैं बीए और एमए कर रही थी, तो कॉलेज में बहुत से प्रोग्राम आयोजित किए जाते थे हमारे डिपार्टमेंट की ओर से, और वैसे भी। और मेरठ शहर में भी काफी संगीत के अच्छे अच्छे कार्यक्रम हुए हैं, जिसमें बड़े बड़े कलाकार आए। तो इसमें मैंने अपने कॉलेज में पंडित जसराज जी का गायन पहली बार सुना था, तो जिसने मुझे बहुत ज्यादा आकर्षित किया, और उनकी गायकी एकदम से दिल में उतर गई। और उसके बाद मैंने अपने कॉलेज के मैगजीन में अपना अनुभव लिखते हुए उनके बारे में एक आर्टिकल भी लिखा था। और मेरी माँ मेरठ के विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में ऑर्गेनाइजर के रूप में काफी एक्टिव रही है। तो वो बहुत सी ऐसी संस्थाओं से जुड़ी हुई थी। मेरठ म्यूजिक सर्कल है, संगीत संकल्प है, जो कि संगीत के कार्यक्रम करवाते थे।
तो उसके अंतर्गत मुझे बहुत से कलाकारों को सुनने का मौका मिला। और ये ITC सम्मेलन जो होता है कैलकाटा का, वो एक मेरठ में भी आयोजित किया गया था। और उस समय जो कलाकार वहां आए थे, उनमें से कुछ कलाकार हमारे ही घर में ठहरे थे। तो जैसे ये गिरिजा देवी जी आई थी, और जो अजय चक्रवर्ती जी हैं, तो ये सब लोग हमारे ही घर में रुके थे। और तो इनको सुनते हुए, प्रोग्राम में तो सुना ही, और घर पे बैठ के जो चर्चाएं ये लोग आपस में करते थे और हमने सुनी, तो उससे बहुत प्रेरणा मिली और इच्छा हुई कि जब हम इस फील्ड में हैं कि हम भी कुछ थोड़ा सीख कर और आगे बढ़े और हमें भी प्रस्तुति का मौका मिले। तो ये मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे विदुषी सविता देवी जी जैसी गुरु मिली, और उन्होंने मुझे इस ओर प्रेरित किया। उन्होंने एक चीज मुझसे कही थी कि यदि आप अपना मकाम किसी चीज में बनाना चाहते हैं, तो आप एक चीज पर फोकस कीजिए, चाहे आप ख्याल गायन पे हो या भजन पे हो या ठुमरी पर हो। तो मुझे लगता था कि जैसे कि मैं ख्याल भी सीखूं, ठुमरी भी सीखूं, ये भी गाऊं, वो भी गाऊं। तो उन्होंने कहा कि चारों दिशाओं में जाने के बजाय आप अगर एक दिशा को पकड़ते हैं और उस पर फोकस करते हैं और उसमें मेहनत करते हैं, तो आप निश्चित ही कहीं ना कहीं पहुंच सकते हैं और आपकी उसमें एनर्जीज जो हैं एक विधा में लगेंगी। तो मुझे थोड़ा सा उनसे ये चीज बहुत अच्छी लगी, और उस दिन से मैंने ये सोच लिया कि मैं परफॉर्मेंस के तौर पर ठुमरी के क्षेत्र को अपनाऊंगी। और वो भी क्योंकि उनकी माँ बहुत अच्छी पूरब ठुमरी की गायिका रही हैं, और उनकी पुत्री होने के रूप में उनकी माँ ने ये भी चाहा कि उनकी पुत्री भी उस चीज को आगे बढ़ाए, और सविता जी भी ये चाहती थी कि उनके शिष्य लोग पूरब अंग की ठुमरी को आगे बढ़ाएं। तो मुझे ये बहुत प्रेरित किया उन्होंने, और तब से मैं लगातार जो भी मुझसे हो सकता है मैं इस दिशा में आगे बढ़ रही हूँ। और संगीत तो एक ऐसी चीज है कि वो निरंतर है, आपको नित्य नए नए प्रयोग करने होते हैं, नित्य नवीन रूप से सीखना होता है। कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि हमें सब कुछ आ गया, चाहे हम कितने भी उम्र दराज हो जाएं। इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है। संगीत एक अथाह सागर है, हमें सिर्फ उसमें से जो भी हम कर सकते हैं, अपना सकते हैं और उसको समाज में प्रस्तुत कर सकते हैं, लोगों को दे सकते हैं, चाहे वो आनंद के रूप में हो, चाहे वो शिक्षा के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, तो हमें ये करना चाहिए। तो मैंने इस ठुमरी को इस तरह से अपनाया, और यही सब देखते हुए कि संगीत का प्रचार प्रसार जीवन में होना चाहिए, मैंने जीवंतनी नाम से एक संस्था भी 2017 से आरंभ की, यही सोचते हुए कि हम दुनिया में इतना कुछ होता रहता है, दुख भी हैं, सुख भी हैं, और मगर जो हार्मनी है वो हम संगीत के माध्यम से इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने अपनी संस्था का मोटो भी कि इस्टेब्लिशिंग प्रमोटिंग पीस एंड हार्मनी थ्रू म्यूजिक ये रखा, और उसके तहत भी मैं छोटे मोटे कार्यक्रम करती रहती हूँ, और खुद भी जहाँ भी जैसे मौका होता है प्रस्तुतियां भी देती हूँ, और सीखने के लिए अभी बहुत कुछ है। मैं संगीत के क्षेत्र में आज भी विद्यार्थी हूँ, ये मैं कहूँगी। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छा लगा आपके बारे में जानकर। और ये श्रृंखला तो हमने कलाकार से कलाकार में केवल इसलिए शुरुआत की थी कि जो युवा पीढ़ी है या फिर जो नए लोग हैं उनको पता चले कि संगीत खाली ये नहीं है कि आपको अभिव्यक्ति का एक साधन ही नहीं देती, ये आपको मोटिवेट भी करती है, स्वप्रेरणा भी देती है सही दिशा में, सच्ची दिशा में बढ़ने की ओर। तो दीप्ति जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत ही सुंदर आपके वक्तव्य रहे। और कलाकार से कलाकार की ओर से मैं आप सब बिल्कुल आप सब एकदम आभारी हूँ आपका कि आप लोगों ने इतना अच्छा मतलब एक हमारे साथ जुड़ाव भी रखा और हमारे साथ सहयोग करते हुए आज आपकी इस श्रृंखला को निरंतर गतिविधि के रूप में प्रस्तुत किया है। तो धन्यवाद और बहुत सुंदर दीप्ति जी। बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद। कलाकार के लिए कलाकार निरंतर आगे बढ़े, इसके लिए हृदय से शुभकामनाएं। जी, थैंक यू, धन्यवाद। बंदोपाध्याय जी। जी, नेटवर्क की प्रॉब्लम है। हाँ हाँ, मुझे लगा था ऐसे, कोई बात नहीं, नेटवर्क। हम इसको एडिट कर सकते हैं। आप आखिर में, मैं चाहती हूँ कि बस हम अंत में तक पहुंच गए, तो अंत में आप कुछ बोलिए प्लीज जी, बंदोपाध्याय मैं जी। पूछ सकता हूँ अभी? हाँ, पूछना तो सही, पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा था कि अब जैसे आप बताएं, आप दोनों। जी जी जी, बस छोटा सा एक प्रश्न पूछ। जी जी मैडम, एक कहावत है, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, आज हाँ, एक कहावत समाज पे फैली हुई है कि जी लक्ष्मी और सरस्वती, ये जी दो देवी एक साथ नहीं रह सकती है, यानी कि धन और कला। तो क्या धन और कला एक साथ सामंजस्य से बैठा के कोई अपना सकता है? अभी बहुत लोग के पास अभी वर्तमान में धन भी है और कला भी है, यानी लक्ष्मी भी है और सरस्वती भी। तो उन लोगों ने क्या एफर्ट डाला होगा ताकि दोनों, अभी कलाकार के लिए चूंकि दोनों जरूरी, तो क्या एफर्ट उन्होंने डाला? देखिए, इसमें संगीत को हम एक साधना मानते हैं, एक कला जी के रूप में साधना मानते हैं कि हम माँ सरस्वती की आराधना कर उसकी साधना कर रहे हैं। जी तो ये हमारे मन के अपने भाव हैं, और हमारा ये आत्मरूप है कि हम माँ सरस्वती की कृपा खुद पर चाहते हैं, और अपनी कला को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जी तो ईश्वर की कृपा के बगैर तो कुछ भी संभव नहीं है। हम उसको साधना के रूप में लेते हैं और प्रस्तुत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जी मगर जब हम समाज में रहते हैं और जीवन पाते हैं हम, तो हमें कोई ना कोई प्रोफेशन अपने लिए अपनाना होता है, अपने इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस के लिए। चाहे वो हम शिक्षक बने, चाहे हम कलाकार बने, या हम कोई और जो है मोड ऑफ इनकम हम अपनाएं। कोई भी, हम जैसे बहुत से ऐसे कलाकार हैं जो परफॉर्मर तो हैं, लेकिन उसके अलावा कोई और जॉब में भी हैं। जी जी तो इकोनॉमिक सिक्योरिटी जीवन में बहुत जरूरी है, वो चाहे किसी के लिए भी हो, और एक कलाकार के लिए भी जरूरी है जो अपना जीवन कला के माध्यम से करता है। तो उसके लिए तो मैं ये कहूंगी कि जैसे कई बार क्योंकि हम संगीत की संस्थाओं में देखते भी हैं और शिक्षा के क्षेत्र में भी हैं, कि जब स्टूडेंट आते हैं तो सबसे पहले ये पूछते हैं कि मैम, हमें आगे चल के इसमें हम क्या कर सकते हैं, जी, जॉब हम सिक्योरिटी क्या है? जी कैसे, हमारी क्या जॉब सिक्योरिटी है। जी जी तो उसमें अभी तक हम जो देख पा रहे हैं कि एक शिक्षक बनना ही सबसे अधिक एक संभावना इसमें रहती है। जी मगर धीरे धीरे इसके प्रति भी जो लोग निरंतर कार्य कर रहे हैं, इस तरफ ध्यान दे रहे हैं, वो भी ये सोचने लगे हैं कि जॉब सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। क्योंकि आजकल और किसी भी सब्जेक्ट में आप देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि उन्होंने ये कर लिया तो उनको इतने का पैकेज मिल गया। आजकल पैकेज नाम लिया जाता है। जी जी तो कोई भी सब्जेक्ट हम करें, उसमें आगे भिन्न भिन्न प्रकार के उनको जॉब्स मिल जाते हैं। मगर जहाँ संगीत की बात आती है, वहाँ अभी तक अ, थोड़ी दूर तक देखें तो शिक्षण का क्षेत्र ही नजर आता है। लेकिन इसमें भी बहुत सी संभावनाएं हैं अगर हम उनको एक्सप्लोर करें, उनको बढ़ाएं। जैसे रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग स्टूडियो में काम करना है, या फिल्म म्यूजिक में इतने सारे जो बैकग्राउंड में कार्य किए जाते हैं कि आप एडिटिंग कर रहे हैं या साउंड रिकॉर्डिस्ट बन रहे हैं। इस तरह की चीजें जो हैं, ये जो प्रोफेशनल कोर्सेज संगीत के क्षेत्र में ये भी आने चाहिए, क्योंकि अच्छी रिकॉर्डिंग वो ही कर सकता है जिसका कान का सुर जी अच्छा। जी ये बिल्कुल। कोई भी उठ के रिकॉर्डिस्ट बन जाएगा, उसे अगर मालूम ही नहीं चलेगा कि स्वर बेसुरा जा रहा है या ठीक जा रहा है, तो वो क्या रिकॉर्डिंग करेगा। तो
जितने भी हमारे संगीत के क्षेत्र के विद्यार्थी हैं, वो उनको आगे जॉब सिक्योरिटी के लिए हमें ही सोचना होगा और मिलकर सोचना होगा। इस दिशा में कार्य भी हो रहा है, बहुत से सेमिनार्स भी हो चुके हैं कि हम कैसे जॉब सिक्योरिटीज जो संगीत के विद्यार्थी हैं उनके लिए लाएं, कि वो चाहे कलाकार के रूप में हो, चाहे वो शिक्षक के रूप में हो, चाहे वो लेखन के क्षेत्र में भी हो सकते हैं। जी। कि जो पत्रिकाओं में हम ये जो विवेचना करते हैं किसी भी कार्यक्रम की, इस क्षेत्र में हो सकते हैं। इस क्षेत्र को भी बढ़ाना चाहिए, उससे इकोनॉमिक आपको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। इस तरह जी। से हमें सोचना चाहिए। तो ये मिलजुल कर आर्टिस्ट जो हैं, जो भी संगीत के क्षेत्र में हैं, वो लोग सोच सकते हैं और कुछ प्लान्स बना सकते हैं। तो और एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगी कि किसी भी सरस्वती की कृपा होगी तो लक्ष्मी की कृपा अपने आप ही आ जाएगी। जी आप हैं जी 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 मतलब जी। देवी की उपासना कर रहे हैं और आप अगर निष्ठा पूर्वक अपना कार्य कर रहे हैं किसी भी जी क्षेत्र में, चाहे वो संगीत के क्षेत्र में हो, तो आपको निश्चित ही उसमें सफलता भी मिलेगी। आपको किसी ना किसी रूप में आप पर सभी देवियां कृपा करें। बहुत बढ़िया टाइम पास हो रहा है हम लोग का। ये सिलसिला जारी जारी रहेगा। जैसे फिर भी टाइम की, समय का तो पाबंदी है ही है। तो मैडम एक अनुरोध है कि बस चलते चलते 2 लाइन कुछ गुनगुना दीजिए जो आपको सबसे ज्यादा भाता है, जो भी राग या उपराष्ट्रीय संगीत में जो आपको दिल से आप गा पाती है। 2 लाइन जाते। यूं तो मैंने सभी विधाएं सीखी भी हैं, गाई भी हैं, और भक्ति की ओर मेरा थोड़ा रुझान रहता है जी और मुझे बहुत से भजन प्रिय भी हैं और बहुत सी रचनाएं भी मैं रचती हूँ और कोशिश करती रहती हूँ। तो आज इतना कुछ हमने बात की, ख्याल की भी बात की, ठुमरी भी सुनी। मैं अंत में एक भजन मेरे मन को जो बहुत प्रिय है जी उसकी 2-4 लाइनें मैं समाप्त जी। करती हूँ। भारो प्रणाम बाके बिहारी जी, भारो प्रणाम बाके बिहारी जी, भारो प्रणाम। वाह। मोर मुकुट माथ्या तिलक बिराजा, मोर मुकुट माथ्या तिलक बिराजा, कुंडल झलकाकरि प्रणाम बाके बिहारी जी, भारो प्रणाम, भारो प्रणाम, प्रणाम भारो प्रणाम, भारो प्रणाम, प्रणाम, प्रणाम भारो प्रणाम। सुंदर, बहुत सुंदर। वाह वाह, बहुत बहुत। दीप्ति मैडम, आप हमारे इस समूह के लिए इतना समय आप दी, आपका कीमती समय आपने दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार आपके लिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
आज यहीं तक समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। धन्यवाद।